समाज को एक सकारात्मक राह को दिखाता है। और शिक्षक वो है जो अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन न करके बल्कि अपनी योग्यताओं को अपने विद्यार्थियों के बीच में लाने का प्रयत्न करता है। इसलिए आप सब योग शिक्षक यहाँ पर आए हैं। योग शिक्षक की कोई आयु नहीं होती। मेरी सगी बुआ जी यही नरही में रहती थी, लखनऊ में, और आज वो मुंबई में है, लेकिन 93 साल की हैं। केवल योग साधना के माध्यम से उनकी स्मृतियाँ थोड़ी अच्छी हैं, चलती हैं तो लगता है कि कोई 60 साल 65 साल का महिला चल रही है। उनकी स्मरण शक्ति भी अच्छी है और वो केवल योग सुबह उनका होता है कि 1 घंटा वो योग साधना जरूर करती है और ये उनका क्रम है। इसलिए मैं आप सबको कहूँगा कि आप देवावतार हो। आप देवावतार इसलिए हो कि आप यहाँ पर अपनी विद्या की संजीवनी देने के लिए लोगों को आए हो। और मैं कहूँगा कि योग के माध्यम से जब तक ये भारत में रहा, योग भारत में था, प्रचलित नहीं हुआ। जब विदेशों में जाकर ये योगा बन गया, आयुर्वेद भारत में था, प्रसिद्ध नहीं हुआ, और जब विदेशों में जाके आयुर्वेदा हो गया, तो ये आयुर्वेदा और योगा को चलाने वाले, चाहे वो महेश योगी हो, रजनीश हो, आपको कितने बता, अभी अमेरिका में तो एक पूरा शहर बसा दिया एक योगी क्रिया करने वाले व्यक्ति ने, कि वहाँ पर पूरा शहर बस गया है और वो यही हिंदुस्तान के एक योगी है। तो मैं ये आज अगर प्रोफेशन के तौर पर आप देखो तो ये व्यवसाय भी बहुत बड़ा व्यवसाय है इसका। आप इसके द्वारा धनार्जन भी कर सकते हो। आप इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से जुड़ सकते हैं, अपना योग केंद्र चला सकते हैं और तमाम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और आज पूरी दुनिया में जो योग प्रशिक्षु हैं वो भारत से मंगाए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं। आज तमाम विश्वविद्यालय में, तो जब मैं शिक्षा मंत्री था, मैंने योग का जो पाठ्यक्रम है तमाम विश्वविद्यालयों में मैंने शामिल किया था। और आज आपको कहता हूँ कि ये योग के माध्यम से जो आपका प्रशिक्षित पाठ्यक्रम का डिप्लोमा है, अगर आप वो शैक्षिक संस्थान से प्राप्त कर लेते हो, आप लखनऊ विश्वविद्यालय जाओ, वहाँ पर आपको योग विभाग मिलेगा। आपको तमाम विश्वविद्यालयों का नाम मैं गिना सकता हूँ कि जहाँ योग का अलग, योग साधना का अलग डिपार्टमेंट खुला है। तो इनके माध्यम से आप व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके और डिप्लोमा प्राप्त करके भी आप पूरे देश में और विदेशों में अपने को अधिक व्यवस्थित बना सकते हो। यहाँ पर आचार्य गणों का प्रशिक्षण हुआ है और लोग सोचते हैं कि मैं प्रशिक्षण क्यों लूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। एक अच्छा शिक्षक वो है जो अनवरत विद्यार्थी बनकर रोज नया सीखने की काम करता है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, जब क्लास लेने जाता था तो मैं गाड़ी के अंदर भी बैठा हूँ तो कुछ न कुछ पढ़ते हुए जाता था। मेरा ड्राइवर मुझसे पूछता था कि सर आप तो इतना पढ़े हो और इतने साल से आप पढ़ा रहे हो, फिर आपको रोज पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है। मैंने उसको कहा कि जो अनवरत पढ़ने की भूख जिसमें होती है वो एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होता है, और जो अनवरत पूरे जीवन एक विद्यार्थी रहता है, जिसमें विद्यार्थी भाव होता है, वही एक श्रेष्ठ शिक्षक बनता है। इसलिए आप सबको मैं कहूँगा कि आप रोज नया सीखो और नए सीखने में अपने योग में योगा ना आने दो। ये योगा, ये आधुनिकीकरण जो है वो हमारे मूल संस्कृति को नष्ट कर देगा। मैं हंसी में बताता हूँ, कभी कभी मैं एक मित्र के वहाँ गया, उसके बच्चे का जन्मदिन था और जन्मदिन में जब पहुँचता हूँ, मैं कुर्ता पैजामा पहने हूँ, मेरे एक मित्र अंग्रेजी के अध्यापक थे BHU में, वो धोती कुर्ता पहने थे।
पूजा करके आया था तो टीका लगा हुआ था। हम 2 मित्र अपने तीसरे मित्र के वहां पहुंचते हैं, उसके बच्चे का जन्मदिन है और मेरे साथ से मेरा निजी सचिव है जो जीन्स पहने हुआ है, टाई लगाए हुआ है। हम पहुंचते हैं, मेरे मित्र चिल्लाते, बेटा आओ देखो अंकल आए। रोता हुआ बेटा निकल कर बाहर आया और उसने मेरी तरफ नहीं देखा, मेरे पीए की तरफ देखा उसने, मेरे मित्र जो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे उनकी तरफ नहीं देखा और पीए की तरफ देखकर बोला गुड मॉर्निंग अंकल। तो उसके पिता ने कहा बेटा, मेरी तरफ देखकर कहा ये भी अंकल हैं। बोले ये अंकल नहीं पंडित जी हैं। अगर आप धोती कुर्ता पहनोगे, आप टीका लगाओगे, आप कुर्ता पजामा पहनोगे तो आप पंडित जी हो गए। आज के आधुनिक काल में इन व्यवस्थाओं को भी सुव्यवस्थित करने का एक तरीके का गुरुत्वर भार आपके ऊपर में है। मैं उस बच्चे को रोने का कारण जब मैंने पूछा पिता से, तो पिता ने कहा कि ये जीन्स की मांग कर रहा था। तो मैंने कहा पहने तो बड़ी कीमती वाली जीन्स है। बोले ये वाली जीन्स नहीं, इसको वो सी जीन्स चाहिए थी। मैंने कहा वो सी कौन? तो उन्होंने कान में धीरे से कहा फटी वाली। अब वो बच्चा रो रहा था और बच्चे की मां रो रही थी। मैंने मां से कहा भाभी आप क्यों रोती हो? उनका भाई साहब आपके मित्र ऐसे ही हैं, बच्चा जरा सा जीन्स लाने को कह रहा था, ये वाली ले आए, वो वाली नहीं लाए। मैंने कहा मैं बचपन में छोटा था, छठे में पढ़ता था, जुबली कॉलेज साइकिल से जाता था, मेरी चैन में पैंट फंस गई और पैंट फट गई। घर लौटा, अम्मा से मैंने कहा अम्मा मेरी पैंट फट गई है। तो उन्होंने पिताजी से कहा देखो जी इसको नई पैंट खरीद दो। पिताजी ने अम्मा को बहू साहब बोलते थे, बोले बहू साहब इसको सिल लो। अम्मा रोने लगी कि आज वो जमाना आ गया कि मेरा बेटा फटी हुई पैंट पहनेगा। मैं उस मित्र के वहां जब मैंने देखा तो मुझे याद आया कि एक वो समय था कि जब मां रोती थी कि बेटा फटी हुई पैंट न पहने, और आज ये जमाना आ गया है कि मां रो रही है कि बेटा फटी हुई जीन्स नहीं पहने। ये बदलती हुई आधुनिकता के परिवेश में आप सबका दायित्व, जहां आपका दायित्व है आप योग सिखाओ, इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखाओ। आप चाहे अनुलोम विलोम सिखाओ, चाहे आप कपालभाति सिखाओ, चाहे आप भुजंगासन सिखाओ, चाहे कोई और आसन सिखाओ, मकरंद आसन सिखाओ या कुछ और सिखाओ, लेकिन एक चीज जरूर सिखाओ, वो है आपकी संस्कृति और आपका संस्कार। और आपकी संस्कृति और संस्कार जब बदल गए, योग गुरु जब टाई पहनकर और जीन्स पहनकर चला जाएगा, मैं कपड़े की बात नहीं करता, उसके योग के भाव भी उसी के साथ चले जाएंगे। इसलिए योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कार को भी संजोती है। इसलिए भारतीय संस्कृति और संस्कारों को संजोने का गुरुत्व भार ये पूरे भारत से जो आपके योग शिक्षक और प्रशिक्षु आए हैं आपके कंधों पर है। इसलिए आप न केवल यौगिक क्रियाओं का एक समर्पण दिखाओ, बल्कि भारतीय संस्कृति का दर्शन का आईना भी दिखाओ, और इसके लिए भी आपको जरूरत है। और मैं जब आदरणीय जो हमारे राम महेश जी हैं, इनकी क्रियाकलापों को देखता हूं तो इन्होंने 150 लोगों को योग गुरु के रूप में स्थापित किया है। लेकिन भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार का जितना प्रचार इन्होंने किया है, बहुत कम लोग उतना कर सकते हैं। पद्मश्री आदरणीय अगस्त इंद्र उदयन जी का मैं साधुवाद दूंगा कि आपकी आकर्षक आकृति योग के प्रति एक जीवंत भाव दर्शन देती है। और हमारे आदरणीय